अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। नाजरीन, आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे क्या इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। और मैं जब इलेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूं। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है और उधर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं। दूसरा हमारा मौजू है आज का, वो जनरल फैज़ के हवाले से एक नैब में कोई एक रेफरेंस आ रहा है, वो क्या रेफरेंस है और उसका अंजाम क्या होगा। और तीसरा ये है कि अभी भारत में कोई जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको और वज़ीर खारजा को भी मदऊ किया गया था। वो क्या जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ये तीन मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो एजाज सैयद साहब, एक तो आपको नए शूज़ पर मुबारक हो, नई जुराबों पर मुबारक हो। और शूज़ आप इस तरह बैठे हैं पहन के कि जैसे आपने कहीं भागना है। कोई आपकी कोई वारंट वगैरह तो नहीं जारी हुए? नहीं चीमा साहब, मेरे वारंट नहीं जारी हुए। तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, आपने शूज़ की मुबारकबाद दी। सर, माय आपने प्लेयर। जी, आपने जब आईफोन लिया था तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको आईफोन की जो मुबारक है वो कैमरे से परे दी थी। नहीं नहीं तो नहीं 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 नहीं, आपने कैमरे पर दी थी। कैमरे में दी और थी। मुझे याद है, मैंने कहा छोड़ें, ये आईफोन है या वी फोन है। अच्छा। हाँ। तो थैंक यू, आपने मुबारकबाद दी। बड़ा यानी कि आप इसको भी ये मैं देखें ना। इसको मैं याद हाँ, नहीं नहीं, याद रखें रखूँगा। आप। हाँ। अरे चीमा साहब, ये तो शुगल मेला हो गया, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली इजलास हुआ है। दरअसल इलेक्शन मुलतवी करने के मुख्तलिफ तरीक़ों के ऊपर ना अब काम हो रहा है। और आज इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके बाकी जो 4 मेंबर्स हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, एक मीटिंग एक रखी हुई है जो मुख्तलिफ लोगों से वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। आपको पता है शेड्यूल जारी हो चुका है, शेड्यूल जारी हो चुका है। यानी उन्होंने मुलतवी करने के वाले से नहीं रखी हुई, जो आगे जवाब आ रहे हैं उधर से हाँ जी, इल्तवा का खतरा है। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, अब हुआ ये कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के जो हेड्स हैं वो उसमें गए थे। और आईएसआई के एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो उनके बारे में पता लगा कि वो वहाँ पर गए थे। इन्होंने ब्रीफिंग क्या दी है वो ज़्यादा अहम बात है कि इन्होंने ब्रीफिंग क्या दी। और ये ब्रीफिंग वो है जो मीडिया पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मीडिया पे ख़बर नहीं निकली चाहिए, है। हम भी मीडिया ही हैं। नहीं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर नहीं आई ना। हम भी हम यार तो मेन स्ट्रीम में क्या हो गया। मैं नहीं, हाँ, मैं जो टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है हम तो ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है ना, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो चीमा साहब, मेरे पास खबर ये है कि इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, आईबी ने और आईएसआई ने, बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में दहशतगर्दी का ख़तरा है। और 3 रहनुमा वो खुसूसी तौर पर दहशत गर्दों के और मुल्क दुश्मन अनासर के टारगेट के ऊपर हैं। और उनमें सर फहरिस्त इमरान खान साहब का नाम है। फिर उनमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम है। और तीसरे नंबर पे मौलाना फजल। मुमकिन तौर पर दहशत गर्दों के का हदफ बनने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 कौमी सतह के जो रहनुमा हैं, अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर इन पर्टिकुलर और पंजाब में कुछ हिस्सों में टीटीपी और टीटीपी की ऑफ शूट्स जो हैं, कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे उसकी ऑफ शूट्स, उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स, और साथ ही साथ दाइश और दीगर छोटी मोटी जो तंजीमें हैं वो सर उठा रही हैं। अगर इलेक्शन होगा तो ये जो तीनों रहनुमाएँ ये टारगेट हो सकते हैं और मुल्क में और ज़्यादा जो जिसे कहते हैं तो ना। उन्होंने को बताया कि कब ऐसे हालात होंगे कि जब ये टारगेट नहीं हो सकते और इलेक्शन हो जाए। अच्छा, वैसे चीमा साहब, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो बातें की हैं वो तो अपनी जगह ना, लेकिन आपको याद हो कि 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्शन की आखिरी रैली से खिताब करते हुए शहीद हो गई थी। और एएनपी की तो आपको याद है, एएनपी को तो 2007 में और 2013 में, इन पर्टिकुलर 2013 में तो वाइप आउट कर दिया गया था ना, ऐसे ही है। चुन चुन के मारा जाता था। ऐसे ही है। और एएनपी वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, सच्ची। पीपल्स पार्टी वालों ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने तो, आपको याद है, ये चीफ मिनिस्टर थे उन दिनों, इन्होंने तालिबान को ख़त लिखा था कि जी आप ना पंजाब में कार्रवाई ना करें।
तो ये तो यानी कि ये कह रहे थे कि बाकी उधर जिधर मर्जी करते रहे, हमारे सूबे में ना कार्रवाई करें। इस दफ़ा मेरे ख्याल को पीटीआई वालों ने को केपी में कोई इस तरह की बात की है कि हमने तो हमारा पीटी तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीआई जो है ना, पीटीआई का जो एजेंडा है या इमरान खान साहब का एजेंडा तो प्रो तालिबान है, लेकिन तालिबान के अंदर ऐसी ऑफशूट्स हैं जो कि इमरान खान साहब को टारगेट कर सकते हैं। और तालिबान के ऊपर ही नहीं, बाज़ जो लोग हैं वो उस पर जो बाज़ लोग बता रहे हैं कि बाज़ टीएलपी के जो मानने वाले हैं ना, तहरीक लब्बैक के मानने वाले, ये तहरीक लब्बैक की कोई पॉलिसी नहीं है, ना उनके लीडर ने ये कोई ऐसी बात की है, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो मानने वाले हैं ना, वो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। शायद लेकिन ये है कि ये तो एजेंसीज ने रिपोर्ट दे दी, मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद पर इलेक्शन रोके जा सकते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे कि सिर्फ नहीं, बुनियाद पे इलेक्शन रोके जा सकते, मैं क्योंकि इलेक्शन रोकने के लिए तो आपको कानूनी रास्ता चाहिए। कानून तो उस पर खामोश है। बात ये है ना कानून कि तो कहता है कि आपने इलेक्शन पॉइंट करवाने ये हैं। है कि हमारे जो पहले भी इलेक्शंस हुए हैं कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन अच्छा, में। लेट मी कंप्लीट कि वो फिर बात अगली करते हैं। तो ये इन लोगों का नाम लिया गया है और बताया गया कि इनको ख़तरा हो सकता है। और इमरान खान साहब की जो मैंने आपको बात बताई है कि इमरान खान साहब को जो पहले नंबर पे जो लीडर ख़तरे में है वो इमरान खान साहब उनमें सर फहरिस्त है, बिलावल उनमें है, मौलाना फजल रहमान उनमें है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और ब्रीफिंग हो गई है मंगल के दिन। वजारत दाखिला और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस वो जो हैं वो आके ब्रीफिंग देंगे कि वो सिक्योरिटी के वाले से क्या सोचते हैं, एज ए आर्मी क्या सोचती है और वजारत दाखिला क्या सोचती है। और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने तो आगे असिस्ट भी करना है ना कि अगर इलेक्शन होंगे तो उन्होंने अपने बंदे देने हैं या नहीं देने। ठीक है शायद ये मेन पॉइंट है। जी हाँ, अभी जो बात होनी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इस बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी होंगे जी कि फ़लाँ फ़लाँ की जान को ख़तरा है। ये हर दौर में हर इलेक्शन में बिल्कुल ऐसा रहा है। होता है। ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ कभी भी अनफॉर्चुनेटली आइडियल इन्वायरमेंट नहीं रहा, और बिलखसूस जब से ये वार ऑन टेरर में हम फंसे हैं तो तब से तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं कोई ना कोई इस तरह के मसाइल रहे हैं। असल सवाल जो है वो ये है कि अगर आप पंजाब में, सिर्फ पंजाब की मैं बात कर लूँ क्योंकि उधर का शेड्यूल आ गया है, उधर आपको 3 लाख बंदा चाहिए। 3 लाख कौन चाहिए? फौजी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप कह लें कि आर्मी कह लें और इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं जिस तरह रेंजर है, एफसी है, कोई इस तरह के जो है ना वो चाहिए। वो देने को तैयार नहीं है। जीएचक्यू जो है वो पहले एक दफ़ा तहरीरी तौर पे ना कर चुका है। ठीक है, अच्छा अगर आपने वजूहात बयान करनी हो तो वजूहात तो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं कि हमारी फ़लाँ जगह पर बॉर्डर जो है वो इस टाइम इनसिक्योर है, या ये है कि हमें तालिबान की तरफ से थ्रेट आ रही है, हम उधर भी कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो एक चीज़ फैसला कौन होगी वो ये होगी कि अगर इनको इलेक्शन कमीशन को आर्मी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, और ये एक और इम्तिहान शुरू हो जाएगा। वो इम्तिहान क्या होगा कि फिर जो है इलेक्शन कमीशन वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि जनाब आपने कहा था इलेक्शन कराएं, अब जो है अब आप ऑर्डर करें जीएचक्यू को कि हमें वो इतने बंदे चाहिए, वो हमें बंदे प्रोवाइड करें। ये फिर सुप्रीम कोर्ट पर बात आ जाएगी। ये बात जो है, ये बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली जाएगी। बाल फिर दोबारा उमर अता बंदयाल साहब के हाँ पास चली हाँ, जाएगी। अब ये और हाँ अगर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं वो मेरे बेंच में होंगे और हम फैसला करेंगे, तो फिर तो यानी कि नहीं, जो भी फैसला करें, मसला जो भी ये है, फैसला करें, हमें तो नहीं मसला पता, नहीं, मैं तो नहीं मसला कर रहा हूँ। ये है कि जो भी फैसला करें, अब जो चैलेंज है कि आपने उस पर अमल दरामद किस तरह करवाना है, ठीक बात। क्योंकि आपको वो मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल है कोई बड़ी मुश्किल से 2 लाख है। ठीक है, और उनमें से भी कोई 10,000 बंदा जो है वो कोई चाइनीज़ की सिक्योरिटी पे लगा हुआ है, कोई 10,000 बंदा वो छोटू गैंग और फलां गैंग जो हैं वो कच्चा के इलाके में उधर वो बिज़ी है। इसके अलावा जो हमारी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन हैं, जैसे चश्मा पावर प्लांट है या कोहोटा वाली साइड है, तो उधर जो उसकी एक जो आउटर जो सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट है वो भी पुलिस के पास होता है, आप उधर से उनको भी पुल आउट नहीं कर सकते। अभी उनके कुछ 40,000 बंदे पुलिस के जो हैं वो ये मरदमशुमारी की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे। तो उधर जो डीपीओ की चीखें निकल रही हैं, यानी कि हमारे बंदे, हमारे पास बंदा नहीं है, इतने बंदे जो हैं हमने उधर भेज दिए हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह मेंटेन करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज आएगा। बाकी जो कल मीटिंग हुई थी वो भी कोई इतनी कोई कामयाब नहीं हुई थी। यानी कि एक दिन पहले जो हुई है जुमेरात को वजारत दाखिला के साथ भी हुई थी और इनके साथ भी वजारत ख़जाना के साथ। वजारत ख़जाना को उन्होंने ये कहा कि हमें पैसे दें,
उनको 20 अरब चाहिए 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए, और वजारत ख़जाना जो है वो आगे रोना रो रहा है जी कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो इस लिहाज से जो भी मसला होगा, अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन का आर्टिकल 220 जो है उसको इन्वोक करेगा कि जिसके तहत जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराने में वो इलेक्शन कमीशन का साथ दें। अब जब ये लोग साथ नहीं देंगे, कोई पैसे ना देकर पीछे हट रहा होगा, कोई सिक्योरिटी पर्सनल ना प्रोवाइड करके कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा, तो फिर ये सारा मामला अदालत के पास जाएगा। ठीक है कि अदालत अब इस मामले में क्या करती है। मुझे नहीं लगता कि अदालत के पास कोई ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है। और इस तरह के पोलराइज इन्वायरमेंट में कि जिधर अदालत भी बटी हुई है, जिधर सियासत भी बटी हुई है, और जिधर अदारे जो हैं वो भी एक तकसीम का, हमें हर जगह पे तकसीम ही तकसीम नज़र आ रही है। तो लिहाजा ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल आने के बावजूद अभी तक इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। और इजाज़ सबसे बड़ी बात कि अदालत जो है वो कह रही है कि इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कमीशन जो है अदालत को कह रहा है कि भाई हमें आप दें सेशन जज कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए। अदालत जो है वो अपने बंदे नहीं प्रोवाइड कर रही। जब अदालत अपने बंदे नहीं प्रोवाइड कर सकती तो वो दूसरों को क्या कहेंगे कि वो किस तरह उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप अपने लोग जो हैं हमें फ्राहम करें ताकि इलेक्शन हो सके। तो अभी बहुत ज़्यादा बेयकीनी वाली सूरत हाल है। बेयकीनी तो है चीमा साहब, लेकिन फाइनल में एक लाइन आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है ये साल इलेक्शन का साल है? शायद मुझे मुश्किल ही लग रहा है। आपकी तो यानी कि ज़ुबान बड़ी मुबारक है, और आप जो है कोई वैसे भी एमरजेंसी के बारे में पहले भी बातें कर रहे हैं, तो मुश्किल लग रहा है। यानी अच्छा, आगे को मामला जो आगे बढ़ेंगे तो वो लोग जो कि अभी कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी हो सकता है कि आगे हाँ, एक सूरत बन सकती है। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, ये इनका एक टारगेट है कि अगर हम हो गए इमरान खान को गिरफ्तार करने हम का मतलब, अच्छा आप भी, मतलब ये है कि मैं अच्छा, कह रहा आप हूं भी, कि मैं कह रहा हूं कि एक इनका टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, आप भी तो गवर्नमेंट में हमको शुमार शायद करते ये हैं। नहीं कि देखें आप चीमा जो है साहब, आप हम हाँ, मैं तो अपोजिशन में हूँ, तो आपने तो लेकिन शामिल ये है कर कि दिया। कल जो है आप बता रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार हो नहीं, वो जाएंगे। मैं तो बता रहा था। अपोजिशन वालों के पास इस तरह की खबरें नहीं होती, ये जो गवर्नमेंट के मुखबर होते हैं ना वो इतना ठीक है। गवर्नमेंट के मुखबर तो देखें हर दौर में ही जर्नलिस्ट क्या जो है मसला वो ये है होता कि मुखबर हम किसी के नहीं है। ठीक नहीं। है, जरा बात खुल के किया करें, वजाहत दिया करें कि नहीं हम मुखबर नहीं है। ठीक है, तो ये है कि हमारा काम जो है नहीं, मुखबर तो खबर देने वाला होता खबर है। तो लाने हमें वाले हैं, हम खोजी हैं। ठीक है, सही। पत्रकार। ठीक है, पत्रकार, पैगाम लेकर आने वाले। पता ना जब इंडिया गए थे उधर, वो हम दो ही थे, पीछे ख्वार होते पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी पत्रकार है। तो रहले आगे चलें जनरल फैज पे। जनरल फैज पे आप चले ना, वो बताए ना कि आज अंसार बासी साहब ने बड़ी खबर दी है यार, हाँ। कि जनरल फैज साहब के बारे में कोई दरख्वास्त आई थी जिसको वापस कर दिया गया। हाँ। अच्छा, आपके पास क्या गुरिल्ला रिपोर्ट क्या आपके पास? शाह जी, मेरे पास कोई ऐसी कोई बात वही है कि असल में ये जो एप्लीकेशन आई थी, जिस तरह के नामालूम इतलात, नामालूम खबरें आती हैं, नामालूम अफराद की तरफ से, हाँ, इन्हीं एप्लीकेशन आती हैं, तो कई मुहिब वतन कर रहे होते हैं, कई वैसे एनोनिमस कंप्लेनेंट, कई लिखा होता है जी कि एक कंसर्न पाकिस्तानी। अच्छा, ये नामालूम अफराद ना बंदे भी उठा के ले जाते हैं, नामालूम अफराद बाज़ का दरखास्तें भी दे देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसे ही है। तो ये एजाज़ ये कोई इस तरह की आई थी कि जिसमें अच्छा साथ उनके कोई जो टैक्स रिटर्न है वो उनकी डिटेल्स भी दी हुई है, और साथ वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने इतने जो है ना असासे बनाए हैं जब वो ये हाई प्रोफाइल पोजीशन पे रहे हैं, जिस तरह DGISA या DGC, और इनके जो भाई हैं उनका एक अपनी एक हिस्ट्री है, जो वो पटवारी थे, तो जो आजकल मुअत्तल हुए हैं या टर्मिनेट नायब तहसीलदार हैं। नायब तहसीलदार अब पटवारी क्या कि वैसे यार वक्त बदलते पता नहीं चलता कि जब उनकी प्रमोशन हुई थी नायब तहसीलदार हैं, तो नेशन में खबर छपी थी, और वो खबर जो है वो इतनी वायरल हो गई, और बाद में नेशन को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि हमने तो एक रूटीन की एक प्रमोशन की खबर दी थी और लोगों ने उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया है। तो अब यही देखें कि उन पर कितनी बातें चल रही हैं। और दूसरी चीज़ कि जनरल फैज़ के जो इस तरह के केसेस दूसरों पे बनाने में एक मलका रखते थे, यानी कि इस तरह के जो बहुत सारे मामला हैं। ठीक है, तो अब यह मैं आपको एक बताऊं, वैसे जो शकील साहब पर केस बना था, मीर शकील साहब पर, इसका मुझे कुछ 6 माह पहले मुझे पता चल गया था कि जी ये केस बन रहा है। हमारे यहाँ केस भी पता है किस तरह बनते हैं,
कि होना तो ये चाहिए जी कि एक अदारा को काम कर रहा है तो कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई एक और चीज़ आ गई है या आपके पास कोई बड़ी क्रेडिबल इंटेलिजेंस आई है। हमारे यहाँ ये आता है जी कि ये फ़लाँ बंदा काबू नहीं आ रहा है, इसको फिक्स करना है। लिहाजा पहले तो देखें कि कौन से केसेस हैं जिधर जो चल रहे हैं, अगर नहीं है तो कोई नया केस जो है बनाएं, ठीक है। तो फिर और वो काम जो है शकील साहब वाला वो भी जनरल फैज़ की जो है ना सुपरविजन में सारा हो रहा था। और वो जो आगे एप्लीकेशन फ़ाइल की थी वो असद खरल जो हैं वो उन्होंने वो थे कंप्लेनेंट इस केस में। तो अब ये है कि जनरल फैज़ के केस में जो एक वो नामालूम एप्लीकेशन आई वो आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने कोई एतराज़ लगा के वापस कर दी, ठीक है। कि अगर किसी ने आना है तो खुल के सामने आए, को बताए कि क्या मामलात हैं, क्या यानी कि असल में पॉइंट क्या है, ठीक है, ताकि हम उस पर इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद नहीं आया। और अब ये है कि जनरल नज़ीर भट्ट साहब जो हैं वो चेयरमैन नैब हैं। अब हो सकता है कि कोई दोबारा वो कोई मुहिब वतन आदमी ट्राई करे कि कोई ऐन मुमकिन है कि कोई दोबारा से वो केस जो है शुरू हो जाए। इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है। अब वो एक रिटायर्ड जनरल हैं तो ये कर सकते हैं उन पर। और क्योंकि सिर्फ उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है ना, कि अगर लोगों की ज़मीनें अगर हथियाने का केस है या कोई और इस तरह के मामला ये हैं। जनरल फैज़ पे सियासी मैनिपुलेशन के जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ना चीमा साहब, उन पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। क्योंकि अगर जनरल फैज़ के ऊपर सियासी मैनिपुलेशन करने की कार्रवाई हुई तो इसका मतलब है कि फ़ौज जो है आइंदा फ़ौज का कोई भी अफसर सियासी मैनिपुलेशन नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगर फ़ौज का अफसर कोई सियासी मैनिपुलेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब फ़ौज सियासत से निकल जाएगी। तो क्या फ़ौज सियासत से निकलने के लिए तैयार है? इसका मतलब तो ये हाँ, भी सही निकलता है है। ना। तो मेरा नहीं, नहीं मेरे ख्याल ख्याल है इन्हीं के निकलना या ना निकलना तो बात की नहीं, बात लेकिन है। उसके लेकिन असरात मसला है ना। ये है, मसला ये है और एक कि और बात भी अगर है। अगर जो है ये मामला होता है तो उसमें फिर जनरल फैज़ अकेले काबू तो नहीं आएंगे ना। हाँ, नहीं वो उन्होंने बताना है जी कि मुझे फ़लाँ ने ये काम कहा था, फ़लाँ ने ये काम कहा था। तो फिर जो है वो आपको वो दायरा जो है वो बढ़ता जाएगा, वसी होता जाएगा। जनरल फैज़ ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है कामरान खान साहब को। हाँ, उनको कोई मैसेज मेरे ख्याल में एक्सचेंज हुआ है। उन्होंने कहा जी मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जनरल फैज़ मुझे ठीक कहते हैं। ये कोई मेजर जनरल तो फैसला नहीं कर सकता ना कि किसकी हुकूमत को हटाना है, किसकी को रखना है। शायद लेकिन एक ठीक है, चीज़ है। लेकिन ये तो देखे ना उस वक्त के जितने भी फौजी कोर कमांडर हैं और उस वक्त के आर्मी चीफ, ये बात तो उनके ऊपर आती है। ऐसे ही है। ठीक है ना। वो फैज़ साहब की जो बात है ना ये, अच्छा अब नून लीग ने ना एक तरीकाकार बना लिया कि फैज़ को टारगेट कर लिया। वो पहले जनरल बाजवा को टारगेट करते थे, अब फैज़ आ गया है टारगेट में तो उसको बुरा भला कह रहे हैं। भाई अपना आप ठीक करें, अपना आप ठीक करने की जरूरत है। या तो आप कहें कि जी फिर जनरल बाजवा भी होंगे, हाँ, फैज़ भी सही होंगे है। और तमाम कोर कमांडर बिल्कुल होंगे। सही है, ठीक सही है, है। या तो नाम लें। अब एक बंदे को टारगेट करना मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत है। शायद मसला ये है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी होती है। सिलेक्टेड शायद टारगेटेड पे वो आपको एक ही इतराज़ है बात है। कोई? नहीं नहीं, वो सिलेक्टेड ज़रा ज़्यादा नहीं, खूबसूरत है। सिलेक्टेड जो है यानी कि आप जो है यानी कि ज़रूरी तो नहीं कि आपने नए शूज़ पहने हैं तो इतनी ज़्यादा मुदाहलत करें आप। नहीं जी, अब मैं आपके साथ हूँ हुजूर। तो जो 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 हाँ, आप हाँ। करें जो तो आप जो है टारगेट सेलेक्ट करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और उसका जो एक नतीजा निकलता है वो ये है कि अगर कोई करप्ट आदमी भी हो वो भी फिर मासूम नज़र आता है, क्योंकि वो कहता है जी कि मुझे जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जनरल फैज़ की स्टोरी है। आप देखें कि जनरल फैज़ का क्या बनता है। लेकिन एजाज़ ये है, वैसे पाकिस्तान में जो है ना वक्त बदलते पता नहीं चलता। वो लोग जो एक टाइम पर बड़े पावरफुल होते हैं और इस तरह लगता है कि पूरा सिस्टम को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, एक नेक्स्ट स्टेज पे ऐसा लगता है कि कोई कांस्टेबल भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। चीमा साहब मैं ना यकीन करें ये जिस तरीके से फैज़ आल दो कि हम हमारे प्रोग्राम्स में भी डिस्कस हुआ है ये मामला, लेकिन जिस तरीके से अब एक सियासी नैरेटिव बना लिया है। अच्छा, इमरान खान ने क्या नैरेटिव बना लिया? इमरान खान साहब ने नैरेटिव बना लिया बाजवा बाजवा और नून लीग ने बना लिया फैज़। यानी कि सारे ये चाहते हैं कि अपनी पसंद के बंदे का एहतसाब हो, यानी कि अपनी पसंद का बंदा बचा रहे और अपना जो मुखालिफ जिसको ऐसे ही है। करार दिए। अब नून लीग की जनरल बाजवा से भाईचारा हो गया है और इमरान खान साहब का फैज़ साहब से भाईचारा था। तो जिनके साथ भाईचारा है उसका नाम नहीं ले रहे और ये कोई ना इमरान खान चाहते हैं कि एहतसाब हो शफाफ और ना नून लीग चाहती है। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं कोई चाहता। भी नहीं चाहता। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर कोई इनके खिलाफ अगर कोई तहकीकात हुई ना तो ये असासों वाली होगी और वो न्याय भी करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री करेगी। एजाज वैसे वो जो पिछले दिनों अबसार आलम साहब ने भी कोई जिक्र किया था
कि जब जनरल फैज़ थे तो उस टाइम किस तरह उन्होंने, कोई नाम नहीं लिखा था लेकिन एक हाउसिंग सोसाइटी है मेरे टॉप सिटी की बात हो रही थी। वो खबर मैंने की थी। अच्छा। और वो चीमा साहब, मैं आज आपको बात बताता हूँ, आप सुन के हैरान रहेंगे कि कितना बुरा वक्त था कि टॉप सिटी के ऊपर जब छापा मारा गया, रेंजर्स ने, वजारत दाखिला, रेंजर्स की निगरान वजारत है, तो वजारत दाखिला को भी पता नहीं था। चौधरी निसार थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने नोटिस ले लिया और रेंजर्स के डीजी को, अपनी डिप्टी सेक्रेटरी खातून थी, जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, उसके थ्रू लेटर डीजी रेंजर्स को लिखा, एक्सप्लेन करो तुम क्यों गए थे उधर। वो गए थे आईएसआई के कहने पे, जनरल फैज साहब के रिपोर्टेडली उनके कहने पे गए थे। तो इन्होंने लेटर लिखवाया कि एक्सप्लेन करो, नहीं तो तुम्हें क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीजी रेंजर्स को उस वक्त कहा गया। तो चीमा साहब, हुआ ये कि वो मेरे पास वो खत आ गया, मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट द न्यूज़ की वो लीड स्टोरी बन गई, जंग की भी लीड स्टोरी बनी। मुझे रात को शाहजेब खानज़ादा के शो में उन्होंने बुला लिया, तो शाहजेब ने मुझसे सवाल किया कि कहते हैं जी ये किसके कहने पे रेंजर्स गई है ये। तो मैंने कहा जी ये रेंजर्स ने ना अपने तौर पे ये गए हैं, और ये कोई ना, इसमें गालबन कोई, मैंने इस तरह से बात की, मैंने कहा इसमें ना कुछ इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं। और मैंने एहतियात की क्योंकि मुझे पता था जियो ऑलरेडी रडार के ऊपर है, कोई नुकसान हो सकता है इनको। तो जो ही मैंने ये बात मुकम्मल की ना, तो मुझे फ़ोन आ गया हमारे वन ऑफ आवर बॉसेस कि यार वो तुमने एक इंटेलिजेंस का नाम ले लिया है, कौन था इंटेलिजेंस? मैंने कहा जी आईएसआई वाले थे। कहते किस तरह तुम कह रहे, तुम्हारे पास क्या सबूत? मैंने कहा जी सबूत तो किसी बात का भी नहीं होता है ना, हम तो सुनी सुनाई बात करें, अपने पास से तो नहीं कर रहे। चीमा साहब, मेरा जो वो था ना लाइव गया हुआ शाहजेब के प्रोग्राम में, वो लाइव मेरा बीपर जो था, वो जब रिपीट टेलीकास्ट हुआ उसमें से गायब था। अच्छा। वो जो पोर्शन था वो गायब था। तो ये हुआ है। तो बस शाह जी आगे चले मेरे हाँ, हाँ। तो आखिरी बात एक लाइन कर दूं कि अगर फौज जनरल फैज के ऊपर एहतसाब करे ना, आज ये मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, तो वो इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे कि वो बाकी लोगों के ऊपर भी, खाली फैज नहीं, बाकी लोगों के ऊपर भी, जो मुश्किल है, जो मुमकिन नहीं है, मुझे पता है ये नहीं मुमकिन, लेकिन एक बात तय हो जाएगी कि आइंदा कोई सियासी मुदाखलत या सियासी अमल में मुदाखलत फौज नहीं करेगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये करेंगे, ना होगा। और अगर ये हो जाए तो आइंदा कोई फौजी अफसर सियासत में हिस्सा नहीं लेगा, ये सारों की शिकायतें बंद हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी डिमांड नहीं बस कर शाह रहा। जी मेरे ख्याल है कि जब हम कोई आज से 20 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे कि अगर आज कोई तय करे, अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बदलती नहीं हैं। हम जो है ना 0 पॉइंट के पक्के बासी हैं कि बार बार उधर ही घूम के एक जगह एक पर ही ही आ जगह जाते हैं। पे, एक ही जगह पे। और ये हमारी एक कट एंड पेस्ट की हिस्ट्री है। ठीक है, अगले मामले पे चलते हैं और फिर बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगला मामला क्या है कि चीफ जस्टिस। हाँ जी, चीमा साहब, भारत में कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कॉपरेशन, जो शंघाई ताउन के रुकन ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें 2 बंदों को इनविटेशन आई थी शिरकत के लिए। एक हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब तो बड़े बिजी हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो तो नहीं जाएंगे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ऑनलाइन शिरकत करेंगे अच्छा। इजलास में। तो एक तो ये तय हो गया है, लेकिन ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अच्छा। ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा काम नहीं हुआ। आप पूछेंगे क्यों जी, इसका दोनों मुल्कों से क्या ताल्लुक है? मैं तो नहीं पूछूंगा, आप बताएं वैसे ही। आपको कोई कंसर्न नहीं है? मुझे कोई नहीं है। चीमा साहब, पाकिस्तान की जेलों में और हिंदुस्तान की जेलों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत सारे कैदी हर साल आते हैं। कोई मछेरे हैं, कोई सरहद पार कर गया, कुछ किसी केस में वो कोई यहाँ पर रह गया, कोई किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, कोई इस तरह बहुत सारे कैदी हैं, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ऐसे ही है। जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अमेरिका में तल्ख़ कलामी जो हुई थी, उसका नुकसान किसको हुआ? फेडरल रिव्यू बोर्ड है, उनके जज हर साल पाकिस्तान में आते हैं और हमारे जज उधर जाते हैं। पाकिस्तान में आके वो रिव्यू करते हैं, मीटिंग होती है कि आपकी जेलों में कितने हिंदुस्तानी कैदी हैं। हम जाते हैं उधर, जाके चेक करते हैं हमारी जेलों में पाकिस्तानी कैदी कितने हैं। इंडिया की जेलों में वो बंद हो गया सिलसिला। सितंबर में वो मीटिंग होनी थी, सितंबर अक्टूबर में वो मीटिंग नहीं हो सकी। अच्छा। अब जो जिनके बच्चे, जिनके खामन, जिनकी फैमिलीज के लोग गिरफ्तार हैं, तबाह हो गए ना।
बड़ी ट्रेजिडीज हैं, बड़ी और ट्रेजिक इन दो वज़राए ख़ारजा, मैं कहूँगा इन दो वज़राए ख़ारजा की तल्ख़ कलामी ने इन दोनों मुल्कों के लोगों को तकलीफ़ दी है। कितना जुल्म हुआ ये, ऐसे ही है। कितना जुल्म हुआ। और अब ये नहीं उधर गए, ये ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, तो वो जो ब्रिज गैप होना था वो नहीं होगा। सड़ेंगे कौन? आम लोग मरेंगे, और जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी जो थिंकिंग है वो अनाज जी जाएगी। बस यही है ना, सियासत है इधर, वो भी यही प्रिवेल कर अभी एक होप है कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाएंगे या नहीं। कार्ड्स क्लोज किए हुए हैं। मुझे वजारत खारजा के कुछ लोगों ने बताया कि इस पे बड़ा सीरियसली कंसिडरेशन कर रहे हो हैं। सकता है कि आखिरी टाइम पे हो सरप्राइज सकता है कि आखिरी टाइम पे बिलावल चले जाएं या फिर हिना रबानी खान चले जाएं। अब वो बिलावल क्यों नहीं जाएंगे, या क्या उनको खौफ हो सकता है? वो यही कि इमरान खान साहब कोई ऐसा मामला ना कर दें या अपोजिशन या ये भी हो सकता है कि जो बिलावल ने बातें की हैं उन्हें ये होगा कि कोई उधर बैकलैश ना हो। बैकलैश ना हो। ये भी तो बात, उस लिहाज से ये है, हिना रबानी घर को भी भेज सकते हिना रबानी घर भी चली जाए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला होगा कि हिना इज़ वाइब्रेंट, चीज़ों को समझती हैं, शायद वो वहाँ पे पॉजिटिव हैं। एक। चाहिए आपका भी वैसे ये नहीं कि कोई ऐसा कोई बुरा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप ही चले जाएं तो। जी जी, मैं अगर चला गया तो चीमा साहब, मैं अब आपको बताऊं कि मैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं कम से कम, मैं इतना ये है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। गुड न्यूज़ होगी मेरी तरफ से, ठीक है। अब और ये है कि मेरे ख्याल है कि वो इस बात को कंसीडर मैं करेंगे। चीमा साहब चला गया, मैं तो मोदी साहब से भी मिलने की कोशिश करूंगा ये एज ए मोदी साहब की जर्नलिस्ट। मर्जी है कि वो मिले वो या ज़ाहिर है, नहीं। वो तो बड़े लोग हैं, मिले ना मिले। तो ये है विश कि ये सारे मामला ठीक हों चीमा साहब। लेकिन मैंने सुना है कि मोदी साहब भी जो है ना वो सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं। अच्छा, सीक्रेटली हाँ। आपको बताया, मैसेज किया था ना, आईफोन पे मैसेज किया ना चीमा साहब, ये जो आप फेस टाइम पे गुफ्तगू करते हैं ना मोदी साहब से, ये मुझे पता लग गई ये बात, ठीक है। हाँ, तो नाजरीन आपने प्रोग्राम देखा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा। और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो हमें talkshock777@gmail.com पर ज़रूर शेयर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।